नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। प्लेटफॉर्म के द्वारा रेलवे ग्रुप की परीक्षा 2026 के लिए मॉड्यूल 1 का प्रैक्टिस सेट आ गया है। इसमें टोटल जो है 30 सेट दिया हुआ है। न्यू पैटर्न पे आधारित है। इसमें जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग का 30 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस एवं करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन। टोटल 100 क्वेश्चन है इसमें। और एग्जाम ड्यूरेशन कितना होता है? 90 मिनट का होता है। निगेटिव मार्किंग बनवाई है। आज से एक एक प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। एग्जाम जल्द आने वाला है। आप इसे देखिए, काफ़ी फायदा करेगा क्योंकि लगभग इसी पैटर्न पर जो है एग्जाम में प्रश्न आते हैं। और ये शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि दी गई अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में कौन से कथन सही। एक अभिक्रिया दिया हुआ है और इसके ऊपर जो कथन दिया है उसे बताना है कि कौन सा सही है। तो 3Fe + 4H2O Fe3O4 + 4H2। देखकर क्या लग रहा है कि यह एक जो है रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन है। इसमें जो है Fe का क्या हो रहा है? Fe लोहा ऑक्सीजन ग्रहण कर आयरन ऑक्साइड Fe3O4 बना रहा है। अतः लोहे धातु को ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी Fe का जो है ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहाँ पर जल, अभिक्रिया में जल जो है वो H2O क्या कर रहा है? H2O से ऑक्सीजन हट रही है और वह हाइड्रोजन गैस H2 में परिवर्तित हो रहा है। अतः जल का अपचयन हो रहा है, यानी रिडक्शन हो रहा है। क्या है? रिडक्शन हो रहा है। जल का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। क्योंकि जल H2O स्वयं अपचयित हो रहा है और लोहे को ऑक्सीकृत होने से ऑक्सीजन प्रदान कर रहा है, इसलिए जल यहाँ ऑक्सीकारक है। यहाँ H2O जो है वो क्या है? ऑक्सीकारक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ पर आंसर कौन कौन सही हो जाएगा? लोहे धातु का ऑक्सीकरण हो रहा है, जल का अपचयन हो रहा है, बिल्कुल सही है। और जल का अपचायक नहीं है, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये सही है। 1, 2 और 4 हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए, दो चीज याद रखिएगा। एक तो पहले ऑक्सीकरण। क्या है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या होता है कि ऑक्सीजन की वृद्धि होता है। O2 की जो है वो क्या होता है? वो वृद्धि होता है। इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। क्या है? इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। और तीसरा पॉइंट ऑक्सीकरण संख्या, यानी ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडाइजिंग नंबर जो है वो क्या है? में वृद्धि होगा। इसमें जो है वो क्या है? वृद्धि होता है। ये ऑक्सीकरण का है। अगर सेम इसी तरह अगर अपचयन की बात करें, अपचयन, इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन की वृद्धि होगा, हाइड्रोजन की संख्या में की वृद्धि होगा। इलेक्ट्रॉन ग्रहण होगा। इसमें जो है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा। और क्या होगा? ऑक्सीकरण संख्या में कमी आएगा। ON में जो है, ON में कमी आएगा। ON में क्या हो जाएगा? कमी होगा। तो आपको ऑक्सीकरण और अपचयन भी क्लियर हो गया, आंसर भी इसका क्लियर हो गया। चलिए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है अपशिष्ट के उत्पादन को कम करने का सर्वाधिक प्रभावी समाधान जो है वो क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मनाही। अपशिष्ट उत्पादन को कम करने का सर्वाधिक प्रभावी समाधान मनाही है। ठोस अपशिष्ट पदार्थों का दहन, निपटान, स्वरूप परिवर्तन आदि अपशिष्ट प्रबंधनों के अंतर्गत आता है। और ये प्रबंधन निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। पुनर्चक्रण करके, क्या करके? पुनर्चक्रण करके, अपशिष्टों को नष्ट करके, उसके बाद कंपोस्टिंग करके। क्या है? कंपोस्टिंग करके भी किया जाता है। दबाना करके भी होता है। गैसीकरण, क्या है? गैसीकरण करके भी, विखंडन करके भी, और ताप अपघटन, क्या है? ताप अपघटन करके भी किया जाता है। ठोस अपशिष्टों को प्रबंधन जो है इतने प्रकार से किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित चित्र में दर्शाए गए जो है प्रकार की कोशिका कहाँ पाई जाती है? और इसका सही आंसर तीसरा में जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पुष्पों और पत्तियों में जो है वो पाया जाता है। चित्र में दर्शाए गए जो है कोशिका पत्तियों और प्राहों में, इसमें पुष्पों किसमें प्रवाह होता है? इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, डी नहीं होगा। इसका जो होता है पत्तियों और प्राहों में होता है, पुष्पों और पत्तियों में नहीं, पत्तियों और प्राहों में पाई जाती है। स्टोमेटा की बात किया जा रहा है। स्टोमेटा पौधों के ऊतकों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं और गैस विनिमय को अनुमति देते हैं। रंध्र आमतौर पर पौधे की पत्तियों में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ तनों में भी पाए जाते हैं। गाढ़ कोशिकाओं के रूप में जानी जाने वाली विशेष कोशिकाएं रंध्रों को घेरती है और रंध्र के छिद्रों को खोलने और बंद करने का जो है कार्य करती है। अब कई बार आता है कि स्टोमेटा का कार्य क्या है? तो यह पानी के बाष्पोत्सर्जन
यानी पौधे से अतिरिक्त पानी को बाहर निकालने में मदद करता है। स्टोमेटा से पानी की कमी से ऊपर की ओर खिंचाव पैदा होता है, यानी सक्शन खिंचाव जो जड़ों से पानी के अवशोषण में मदद करता है। स्टोमेटा श्वसन और प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों के आदान प्रदान के लिए भी जिम्मेदार है। अब चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। रुमेन क्या है? अगला प्रश्न जो है रुमेन क्या है, और इसका आंसर हो जाएगा भोजन को संग्रहित करने के लिए अमाशय का एक जो है वो कक्ष है। रुमेन जुगाली करने वालों के पेट में एक किण्वन कक्ष है। यह पेट का सबसे बड़ा भाग है और इसकी मात्रा का 84% जो है बनाता है। सभी शाकाहारी पौधे खाने वाले स्तनधारी जुगाली करने वाले कहलाते हैं। क्या है? कहलाते हैं। पेट को 4 कक्षों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन में? एक तो होता है रुमेन होता है, एक होता है रेटिकुलम। क्या है? रेटिकुलम। एक होता है ओमेसम। क्या है? ओमेसम होता है। और लास्ट जो होता है वो होता है एबोमासम। ये 4 जो है पेट के 4 कक्षे होते हैं। जुगाली करने वाले प्राणी भोजन को तुरंत निगल लेते हैं और रुमेन में जमा कर लेते हैं। एक बार जब रुमेन भर जाता है तो भोजन दूसरे कक्ष रेटिकुलम में चला जाता है। रेटिकुलम में पाचक रस भोजन को आंशिक रूप से पचाते हैं और आंशिक रूप से पचने वाले भोजन को कूद कहते हैं। क्या कहते हैं? कूद कहते हैं। जब स्तनधारी आराम कर रहे हैं तो जुगाली को दोबारा चबाने के लिए मुंह में लाते हैं और जुगाली करने के बाद भोजन ओमेसम और एवोमासम में चला जाता है। रुमेन में सहजीवी बैक्टीरिया सेल्यूलोज का पूर्ण पाचन कर देता है। नेक्स्ट है पुष्पीय पादपों में प्रजनन के संबंध में निम्न में कौन सा कथन जो है असत्य है? ये असत्य बताना है। तो पौधे से अलग किए गए और कृत्रिम माध्यम से उगाए गए उत्तकों से प्रजनन हो सकता है। बिल्कुल सही। बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन हो सकता है। गलत है। प्रजनन बीजों के माध्यम से हो सकता है। सही है। तनों के टुकड़ों से प्रजनन हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। यहाँ आंसर जो हमारा है वो बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। पौधे में प्रजनन मुख्य रूप से फूल के चारों ओर घूमता है, जिसमें नर और मादा दोनों युग्मक होते हैं। क्या है? होते हैं। पुष्पीय पौधों में लैंगिक प्रजनन में निम्नलिखित प्रक्रियाएं शामिल होती है। परागकण यह बाहरी प्रक्रिया है जिसमें अंडाशय के अंदर नर और मादा युग्मों को मिलने में मदद होती है। इसमें नर भाग परागकण उत्पन्न करता है जो मादा प्रजनन भाग के वर्तिकाग्र तक पहुँचता है। दूसरा यह है कि निषेचन वह प्रक्रिया है जो बीज पैदा करती है, जिसमें माता पिता दोनों की आनुवंशिक सामग्री उपस्थित रहते हैं। तीसरा सिनगैमी में नर युग्मों में से एक अंडे के साथ मिलकर द्विगुणित युग्मज जो है बनाता है। यानी फूल की शारीरिक रचना को निम्नलिखित परतों में विभाजित किया जाता है। कैलिक्स, कोरोला, उमंग और जायंग के रूप में। आंसर यहाँ बी होगा। आपको जल, सरसों का तेल, ग्लिसरीन और केरोसिन यानी मिट्टी का तेल दिया गया। यदि प्रकाश की एक किरण इन सभी माध्यमों में एक ही कोण पर तिरछा आपतित होती है तो प्रकाश की किरण किस माध्यम में सबसे अधिक मुड़ेगी यानी बेंट होगी? तो ये जो आंसर हो जाएगा वो ग्लिसरीन हो जाएगा। क्या है? ग्लिसरीन का। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछी प्रवेश करती है तो उसके मुड़ने की मात्रा पूरी तरह उस माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर निर्भर करती है। और अपवर्तनांक जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है प्रोपोर्शनल टू 1 जो होता है माध्यम में प्रकाश का चाल। भौतिकी के नियमों के अनुसार जिस माध्यम में अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी और वह किरण अभिलंब की ओर उतनी ही अधिक झुकेगी। क्या है? अधिक झुकेगी। अब यहाँ अपवर्तनांक देख लेते हैं। जल का कितना होता है? जल का होता है 1.33 होता है। केरोसिन की बात करें, केरोसिन के ये होता है 1.44। सरसों के तेल का 1.46 होता है। और ग्लिसरीन का अगर हम बात करें तो ये होता है 1.473 होता है। तो सबसे ज़्यादा क्या है? ग्लिसरीन। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन जो है गलत है ये बताना है। तो कोक, कोल तार और कोयला गैस कोयले का उत्पादन है। सही है। जीवाश्म ईंधन अच्छे समाधान है। ये गलत है। क्षय समाधान है, संसाधन है जिसके भंडार में प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनर्स्थापना नहीं होता। यह संसाधन मानवीय क्रियाओं द्वारा समाप्त हो जाते हैं। क्षय संसाधन के पुनर्निर्माण में करोड़ों वर्ष की अवधि जो है वो लगते हैं। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन कौन है? तो वो है कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक जो है गैस है, प्राकृतिक गैस है। ये सब जो है वो क्या है? तो वो है जीवाश्म ईंधन।
सूर्य सभी जीवाश्म ईंधन का प्रमुख स्रोत है। हमारा जो है गलत तो यही हो गया बी। कोयला पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है, सही है। हमें कोयला पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस का उपयोग विवेकपूर्ण ढंगों से करना चाहिए, यह भी सही है। आंसर हमारा बी है। नेक्स्ट है 2 ओम और 4 ओम प्रतिरोध वाले दो प्रतिरोधकों को जब एक 6 वोल्ट के बैटरी से जोड़ा जाता है तो उनके संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सत्य होगा, ये हमें बताना है। जब इस श्रेणी क्रम में ये जोड़ा जाएगा 2 ओम के प्लस 4 ओम का तो कितना हो जाएगा, 6 ओम के हो जाएगा। 6 ओम के तो उनमें से समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उनमें समान विद्युत धारा कितना होगा, 1 एम्पियर का जो है प्रवाहित होगा। यानी अगर श्रेणी क्रम में है, एक यहाँ है फिर यहाँ है, तो जिसमें करंट यहाँ आई जाएगा इसमें भी करंट आ ही जाएगा। तो आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। कागज के तल के लंबता रखे एक वृत्ताकार पास सर्कुलर लूप में कुंजी को चालू ऑन करने पर धारा प्रवाहित होती है। पास के अक्ष पर स्थित बिंदुओं ए और बी से देखने पर धारा क्रमशः एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज प्रतीत होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बी से ए की ओर इंगित करती है। परिणामी चुंबक का उत्तरी ध्रुव किस फलक के निकट जो है होगा, हमें ये बताना है। यानी कह रहा है कागज के तल के लंबता रखे एक वृत्ताकार पास सर्कुलर लूप में कुंजी चालू ऑन करने पर धारा प्रवाहित होती है। इसका आंसर जो हो जाएगा 9 के जो है क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बिंदु ए के जो है वो निकट होगा। अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो क्लॉक फेस रूल के नियमों के अनुसार यदि किसी वृत्ताकार पास के फलक के सामने से देखने पर धारा एंटी क्लॉकवाइज बहती है तो वो फलक उत्तरी ध्रुव एन पोल जो है वो कहलाती है। इसके विपरीत यदि किसी फलक को देखने पर धारा दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज बहती है तो वह प्रतीत होती है कि वह चुंबकीय फलक के दक्षिणी ध्रुव यानी एस पोल की तरफ व्यवहार करती है। यहाँ बिंदु ए से देखने पर यह धारा वामावर्त दिखती है, इसलिए फलक ए चुंबकीय रूप से उत्तरी ध्रुव होगा और बिंदु बी से दक्षिणावर्त देखने के कारण फलक बी जो होगा वो दक्षिणी ध्रुव होगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है। अगर इस तरह की ये मैग्नेट है तो अक्सर जो है यहाँ से निकलकर यहाँ की ओर जाती है। क्या है, यहाँ की ओर जाती है, इस तरह निकल कर जाती है। यहाँ से ये हो गया, यहाँ से निकल कर ये हो। और चुंबक के भीतर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव बी से ए की ओर गमन करती है, बी से ए की ओर। यानी ये जो हमारा हो जाएगा वो बी है और ये ए है। तो आंसर हो जाएगा कौन सा, बिंदु ए के निकट। निम्नलिखित एंजाइमों को उनके स्राव स्थल यानी सेक्रेशन साइट के साथ सुमेलित करना है। 10वां कथन ट्रिप्सिन जो होगा वो हो जाएगा क्या है, अग्न्याशय। क्या है, अग्न्याशय। एमाइलेज जो हो जाएगा वो लार हो जाएगा। पीत जो होगा वो यकृत हो जाएगा। पेप्सिन जो होगा जठर ग्रंथियां। आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। क्या है, ए हो जाएगा। ट्रिप्सिन एक मुख्य प्रोटीन पाचक एंजाइम है। यह अमाशय द्वारा स्रावित होकर छोटी आंत में सक्रिय होता है और क्षारीय माध्यम में कार्य करता है। एमाइलेज जो है टाइलिन मुख गुहा में लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है, जो भोजन में उपस्थित जटिल कार्बोहाइड्रेट को सरल शर्करा में तोड़ना शुरू कर देता है। पीत रस मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत यानी लीवर द्वारा निर्मित और स्रावित होता है। यह पित्ताशय में संग्रहित होकर वसा के मलसीकरण में विधिक सहायता जो है करता है। बात रही पेप्सिन का, पेप्सिन अमाशय की जठर ग्रंथियों द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की उपस्थिति में स्रावित होता है। 11वां प्रश्न है कि एक अंतर्ग्रंथन में रासायनिक संकेतन का संचरण किस दिशा में होता है, और इसका आंसर हो जाएगा एक न्यूरॉन के अक्ष तंतु सिरे से दूसरे न्यूरॉन के द्रुमका सिरे तक जो है वो होता है। अंतर्ग्रथन यानी सिनेप्स दो न्यूरॉनों के बीच का वह सूक्ष्म अवकाश का संधि स्थल होता है जहाँ तंत्रिका आवेगों का संचरण एक दिशीय होता है। जब कोई विद्युत आवेग एक न्यूरॉन के अक्ष तंतु के अंतिम सिरे तक पहुँचता है तो वहाँ से विशेष रासायनिक पदार्थ स्रावित होते हैं जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर रासायनिक संकेत के रूप में सिनेप्टिक दरार को पार करते हैं और अगले न्यूरॉन के द्रुमिका के विशिष्ट रिसेप्टर से जुड़ जाते हैं। द्रुमिका के सिरे पर पहुंचते ही यह रासायनिक संकेत पुनः एक नए विद्युत आवेग में परिवर्तित हो जाता है जो आगे तंत्रिका तंत्र में जो है प्रवाहित होता है। चूंकि न्यूरोट्रांसमीटर केवल अक्ष तंतु के सिरों से ही स्रावित हो सकते हैं और रिसेप्टर्स केवल द्रुमिका पर होते हैं, इसलिए यह प्रवाह कभी भी विपरीत दिशा में नहीं हो सकता है। आंसर हो जाएगा कौन सा, डी होगा। निम्नलिखित तत्वों को उनके धात्विक गुण यानी मेटालिक कैरेक्टर के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। ये होगा सबसे ज्यादा Na, उसके बाद फिर Mg, फिर Al, फिर Si, फिर
सी है। आंसर हमारा हो जाएगा बी। क्या है? बी हमारा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता कम होने के कारण तत्वों का धात्विक गुण जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बाएं से दाएं जाने पर लगातार जो है वो घटता है। अग्न्याशय रस के कार्यों के संदर्भ में सही विकल्प का जो है चयन करना है। तो ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाता है और लाइपेज इमल्सीकृत वसा को पचाता है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अग्न्याशय रस को मानव शरीर का पूर्ण पाचक रस कहा जाता है क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तीनों को पचाने वाले एंजाइम विधिक रूप से जो है वो मौजूद होते हैं। इस रस में उपस्थित ट्रिप्सिन एंजाइम निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजेन के रूप में स्रावित होता है और सक्रिय होकर प्रोटीनों तथा पेप्टोनों को छोटे पेप्टाइड्स और अमीनो अम्लों में जो है तोड़ता है। अग्न्याशय रस का लाइपेज एंजाइम वसा के पाचन के लिए विशिष्ट होता है, जो यकृत के पीत रस द्वारा इमल्सीकृत की गई वसा को वसाम्ल और ग्लिसरॉल में घटित करता है। लाइपेज कभी भी प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं करता है और ट्रिप्सिन केवल नाइट्रोजन्स प्रोटीन बंधों पर ही क्रिया कर सकता है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। विकासवादी सिद्धांत के अनुसार एक नई प्रजाति का निर्माण समानता किसके कारण होता है? आंसर हो जाएगा कई पीढ़ियों के विविधताओं के संचय से। नई प्रजाति के उद्भवन की प्रक्रिया एक अत्यंत धीमी, क्रमिक और सतत चलने वाली जैविक घटना है जो रातों रात या किसी अचानक परिवर्तन से पूरी नहीं होती है। यदि लार में लार एमाइलेज की कमी हो जाए तो मुख्य गुहा में कौन सी घटना सबसे अधिक प्रभावित होगी? और इसका सही आंसर होगा वो होगा स्टार्च का शर्करा में जो है टूटना। लार एमाइलेज जो है या टाइलिन मुख्य गुहा में लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित होने वाला पहला पाचक एंजाइम है जो भोजन के चबाने के दौरान उसमें मिलता है। इस एंजाइम का मुख्य रासायनिक कार्य भोजन में उपस्थित जटिल कार्बोहाइड्रेट जैसे स्टार्च, माल्टोज जैसी सरल शर्कराओं में अपघटित करना है। डोब्राइन के त्रिक के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या है? कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। यदि तीन तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों के औसत के लगभग बराबर है। ये गलत है। डोब्राइन के तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है और उन्हें पाया कि मध्यम तत्व का परमाणु द्रव्यमान यानी अगर ए है, बी है और सी है तो बी का जो है परमाणु द्रव्यमान उस त्रिक के अन्य दो तत्व ए और सी के परमाणु द्रव्य के अंगगणितीय माध्य यानी औसत के लगभग बराबर होता है, यानी ए प्लस सी बटा 2 बराबर जो है बी होता है। तो यही हमारा गलत है। आंसर हमारा ए हो जाएगा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से क्या ज्ञात किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा प्रेरित धारा के जो है दिशा ज्ञात किया जा सकता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, इसका उपयोग विद्युत जनरेटर से किया जाता है। इस नियम का उद्देश्य विद्युत जनरेटर में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करना है। दाहिने हाथ के नियम में मध्यमा उंगली प्रेरित धारा की दिशा का प्रतिनिधित्व जो है करती है। और क्या है? बाएं हाथ के नियम मध्यमा उंगली धारा की दिशा प्रतिनिधित्व करती है और यह विद्युत मोटर में कार्यरत चुंबकीय बल की दिशा को ज्ञात करता है बाएं हाथ। निम्नलिखित में कौन सा आयनिक यौगिकों का गुण नहीं है? तो यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा है ये देखना है। आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं, ये गुण जो है नहीं है। आयनिक यौगिकों को सामान्यतः जल में विलय होते हैं और मिट्टी के तेल, पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में अविलय होते हैं। सही है। ये भी जो है धनात्मक और ऋणात्मक आयनों के बीच प्रबल आकर्षण बल के कारण रासायनिक यौगिक ठोस होते हैं, कुछ हद तक कठोर होते हैं, ये भी सही है। आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, ये भी सही है। तो हमारा डी के फर्स्ट हो जाएगा। क्या है? डी का जो है फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है रेखित पेशियों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो सही है? क्या है? सही है। तो इनमें स्पष्ट हल्के और गहरे पट्ट उपस्थित होते हैं, सी हो जाएगा। शरीर की अधिकांश पेशियां रेखीय होती है, यह मुख्य रूप से अग्रपाद, पक्षपाद और पीठ पर पाई जाती है। रेखीय पेशियों की कोशिकाएं लंबी, तर्करूपी तथा अशाखित होती है। इन पेशियों में किनारे किनारे केंद्रक पाए जाते हैं। इनमें कौन सा बेरी का एक लक्षण है? सही आंसर हो जाएगा कमजोर पेशियां और निम्न ऊर्जा। चलिए कथन और कारण का है। अभी कथन है तांबे और पीतल के बर्तनों में दही और खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए। क्यों? तो खट्टे पदार्थों में उपस्थित जो है अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके विषैले लवण बनाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। तो यहाँ पर अभी कथन और कारण दोनों सत्य है
और कारण अभिकथन का सही भी व्याख्या है। ये हमारा सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मिश्र धातुओं को उनके मुख्य घटकों के साथ सुमेलित कीजिए। सोल्जर सीसा और टीन से बना होता है। पीतल अगर ब्रास, तांबा और जस्ता Cu प्लस Zn। Cu प्लस Zn कहाँ पर है? ये 4 नंबर में है। ब्रोंज जो है तांबा और टीन Cu प्लस Sn, ये हमारा हो जाएगा 1 नंबर। अमलगम जो है पारा और अन्य धातु किसी से मिला लीजिए, अमलगम बन जाएगा। आंसर हमारा 22 के ए हो जाएगा। साबनीकरण अभिक्रिया को निम्नलिखित में किस समीकरण द्वारा सही रूप से दर्शाया गया है? यहाँ पर जो है CH3COO C2H5 प्लस Na CH3COONA प्लस C2H5OH। आंसर हमारा डी हो जाएगा। मानव हृदय के संबंध में निम्नलिखित में कौन से कथन जो है वो सत्य है, ये बताना है। तब बायां आलिंद शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है, जबकि दायां आलिंद फेफड़ों भी ऑक्सीजनित रक्त प्राप्त करता है, ये गलत है। बायां निलय ऑक्सीजन जो है युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पंप करता है, जबकि दायां निलय भी ऑक्सीजनित रक्त को फेफड़ों में पंप करता है, सही है। बायां आलिंद ऑक्सीजन युक्त रक्त को दायां निलय में स्थानांतरित करता है, जो इसे शरीर के विभिन्न भागों में भेजता है, गलत है। दायां आलिंद शरीर के विभिन्न भागों से बी ऑक्सीकृत रक्त प्राप्त करता है, जबकि बायां निलय ऑक्सीजन युक्त शरीर को विभिन्न भागों में पंप करता है। 2 और 4 जो है वो कथन सत्य है। जो मिस के जो हो जाएगा वो क्या है, वो सी हो जाएगा। क्या है? सी। चलिए अगला प्रश्न है अभिकथन और कारण का। स्वच्छ प्रकाश का रंग जो है दिन में नीला दिखाई देता है। कारण, वायुमंडल में उपस्थित गैसों के अणुओं और सूक्ष्म कणों द्वारा बैगनी और नीले प्रकाश का प्रकीर्णन अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में अधिक होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अभिकथन कारण दोनों सत्य है और कारण अभिकथन का सही व्याख्या भी कर रहा है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो विभिन्न गैसों के अणुओं, धूल कणों और सूक्ष्म जल बूंदों के संपर्क में आता है। रेले का प्रकीर्णन सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। प्रोपोर्शनल टू 1/λ जो है 4 होता है। इस नियम के अनुसार कम तरंगदैर्घ्य वाले नीले और बैंगनी प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक तरंगदैर्घ्य वाले लाल और पीले प्रकाश की तुलना में लगभग 5 से 16 गुना अधिक होता है। चलिए अब अगला सेक्शन जो है वो मैथ देख लेते हैं। मैथ में क्या है? 7 + 2√12 का वर्गमूल जो है क्या हो जाएगा? इसे जो है वर्गमूल निकालना है तो 7 + 2√12 है। इसको लिख सकते हैं 7 + 2 × 2√3 लिख सकते हैं। 12 को जो है 2 × √3 लिख सकते हैं। फिर इसे कर सकते हैं 7 का जो है यहाँ पर 2 के स्क्वायर प्लस √3 के स्क्वायर कर सकते हैं। अब प्लस 2 × 2 × √3, ये 2 दूनी 4 और 4 3 7 हो गया ना। रूट यहाँ पर है √2 प्लस √3, ये दोनों क्या है? स्क्वायर है। तो ये क्या 2 दूनी 2 हो गया, √2 का सॉरी √2 नहीं है 2 है, 2 दूनी 4 हो गया प्लस √3 का स्क्वायर कितना हो गया? 3। तो 7 ही आ रहा है ना, 7 को यही लिखा गया है। अब यहाँ पर से कर देना है 2 + √3 के ये स्क्वायर के फॉर्म में है, यानी a + b के होल स्क्वायर में। ये हट गया, बच गया 2 + √3। 2 + √3 आंसर हमारा बी हो जाएगा। 60 पेन बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेन की कीमत के बराबर नुकसान होता है। नुकसान का प्रतिशत जो है पता करें। नुकसान प्रतिशत बराबर जो हो जाएगा 20 पेन का नुकसान हुआ है, 60 + 20 × 100 हो जाएगा 20/80 × 100 बराबर कितना? 25% का जो है नुकसान हुआ है। 60 पेन बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेन की कीमत के बराबर नुकसान होता है। नुकसान का प्रतिशत कितना है? तो ये हो जाएगा 25% हो जाएगा। क्या है? 25%। एक समबाहु त्रिभुज की परिमाप 72 सेंटीमीटर है। इसका आधार प्रत्येक समान भुजा की दुगुनी लंबाई से 4 सेंटीमीटर कम है। आधार की लंबाई क्या है? माना कि समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजा कितना है? 8 सेंटीमीटर है। आधार की भुजा कितना है? 2a - 4 सेंटीमीटर है। कह रहा है इसका आधार प्रत्येक समान भुजा की दुगुनी लंबाई से 4 सेंटीमीटर कम है। 2 एक करके 4 कम कर दिए हैं। परिमाप जो है इसका कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ 72। अब a + 2a - 4 बराबर कितना दिया हुआ है? 72। 4a बराबर हो जाएगा 72 प्लस 4 जो है इधर चला गया, a बराबर हो गया 76/4 यानी 19। आधार की लंबाई कितना है? 2 × 19 कितना?
34 सेंटीमीटर। आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा। यदि एक ठोस गोलार्ध का कुल सतही क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका आयतन जो है ज्ञात करना है। 29 नंबर प्रश्न। एक ठोस गोलार्ध का कुल सतही क्षेत्रफल कितना है? 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। आयतन जो है सतही क्षेत्रफल कितना? 3 पाई आर स्क्वायर होता है। कितना है? 462। इससे हमें आर निकाल लेना है, तो आर निकल जाएगा इससे। जब आर हमें निकल जाएगा कितना? √49 काट पीट कीजिएगा तो 7 हो गया, तो आयतन निकल जाएगा। आयतन बराबर क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यू, यानी 2/3 गुना 22/7 गुना 7 गुना 7 गुना 7, एक एक साथ कट जाएगा। इस तरह अगर देखेंगे तो हमारा आ जाएगा 718.6 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। आपको दो फार्मूला, एक ये याद रखना है, एक ये वाला याद रखना है। आंसर कितना हो जाएगा? आंसर हमारा डी हो जाएगा। एक बगीचे में 30 पेड़ों की जो है औसत ऊंचाई जो है 15 फीट है। अगर 18 पेड़ों की औसत ऊंचाई 16 फीट है, तो शेष 12 पेड़ों की औसत ऊंचाई जो है वो क्या है? यानी पहले 30 गुना 15 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये टोटल निकल जाएगा। और 18 गुना 16 कर देंगे, ये मान लें कि x हुआ। अब टोटल में से x घटा देंगे तो जो हमारा y आएगा उससे 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यही है, यानी 12 पेड़ों की औसत ऊंचाई कितना हुआ? 30 गुना 15 माइनस 18 गुना 16 बटा जो है जो आया उससे 12 से डिविजेबल कर देना। यानी ये हुआ 450 माइनस 288 बटा 12, यानी 162/12 कितना हो गया? 13.5 फीट हो जाएगा। 13.5 फीट ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। ए बी से दुगना कुशल है, वे दोनों मिलकर एक काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं। बी अकेले कितना समय जो है लेता है? कार्य क्षमता, अगर मान लिया कि कार्य क्षमता की बात करें, ए अनुपात बी का 2:1, ए बी से दुगना कुशल है। अब कार्य क्षमता 2 + 1 कार्य क्षमता बराबर 3 कार्य हो गया, तो 3 कार्य क्षमता जो है 12 दिन में करता है। तो एक कार्य क्षमता 12 गुना 3 36 दिन में। अकेले बी द्वारा पूरे कार्य को करने में कितना है? एक क्षमता है, पूरा कार्य तो हो गया ना, कितना 36 है, वो एक कार्य क्षमता से कर रहा है तो 36 दिन लगेगा। आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। एक निवेश को 4% वार्षिक दर से 8 वर्षों का साधारण ब्याज के रूप में 800 प्राप्त था। मूल राशि क्या है? मूल राशि बराबर जो हमारे पास हो जाएगा ब्याज गुना 100 बटा समय गुना दर। बस इतने कर देना, हल कीजिएगा 2500 आ जाएगा। क्या है? 2500 डी होगा। 72 किलोमीटर पर घंटे की गति से चलती एक रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में जो है पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है। तो लंबाई ज्ञात करने के लिए जो है चाल गुना जो है समय कर दीजिए। पहले तो 72 किलोमीटर है, उसको मीटर पर सेकंड में बदलिए, उसके बाद कैसे सेकंड? 15 सेकंड में, उतना से गुना कर दीजिए, काट पीट कीजिएगा, 300 मीटर आ जाएगा। आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। एक कार 2 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है और उतनी ही दूरी तय करके 3 घंटे में वापस आती है। पूरी यात्रा के लिए औसत गति ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कुल दूरी बटा कुल समय हो जाएगा। कुल दूरी है 120 प्लस 120 और समय लगा है 2 + 3 5 घंटा, यानी 240/5 यानी 48 किलोमीटर बराबर। आंसर हमारा सी हो जाएगा। एक न्यून कोण त्रिभुज जो है एबीसी में एडी एक से भुजा बीसी पर खींचा गया लंब है। अगर ए बी बराबर 16 सेंटीमीटर, बी डी बराबर 4 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 8 सेंटीमीटर है, तो भुजा ए सी की लंबाई ज्ञात करना है। यहाँ पर अगर ए बी सी अगर देखते हैं, ये हो गया इस तरह के बीच में अगर करते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये 16 है, 4 है, 8 है। अब ए डी जो है परपेंडिकुलर है बी सी पर, तो समकोण त्रिभुज ए डी बी में ए डी बराबर क्या हो गया? √16 के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर, √240 सेंटीमीटर। और समकोण त्रिभुज ए डी सी में ए सी बराबर जो है √AD स्क्वायर, यानी √240 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर, तो ये होगा √240 प्लस 64 यानी √304, यानी अंडर कितना हो गया? 4 बाहर आ जाएगा, ये 19 हो गया, यानी आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा।
साइन 186 डिग्री, साइन 222 डिग्री, साइन 246 डिग्री और साइन 258 डिग्री का मान जो है वो क्या होगा। सभी इंटू में है तो ये लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री प्लस 6 इंटू साइन जो है 180 प्लस 42 इंटू साइन 180 प्लस 66 इंटू जो है साइन कितना, सब 180 डिग्री प्लस में जोड़ दीजिए 78 डिग्री, कितने लिखा हुआ है। अब साइन 180 प्लस 6 डिग्री को होगा क्या, माइनस साइन 6 डिग्री इंटू माइनस साइन 42 डिग्री इंटू माइनस साइन 66 डिग्री माइनस साइन 78 डिग्री, सब इंटू में है तो ये हो जाएगा साइन 6 डिग्री इंटू साइन 42 डिग्री इंटू साइन 66 डिग्री इंटू साइन 78 डिग्री, क्या है 78 डिग्री हो गया। अब इसको तोड़ना होगा किस रूप में, तो साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस 4 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, वो फार्मूला 1/4 साइन 3 थीटा होता है। इसमें तोड़िएगा, कैलकुलेट कीजिएगा, थोड़ा ये कैलकुलेशन जो है वो लंबा जाता है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1/16 आएगा, क्या 1/16 आएगा। आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अस्मित, भुवन और चंद्र किसी काम को 15, 20 और 30 दिनों में पूरा करते हैं। एक साथ काम करते हुए कितने दिनों में काम पूरा कर सकते हैं, 15 दिन में, 20 दिन में और 30 दिन में। एलसीएम लेंगे 60 होगा, 4, 3, 2 के क्षमता से। अब मिलकर काम कर जाए तो 60 को 4 + 3 + 2 के क्षमता से भागा देना, 60, 4, 3, 7, 2, 9 हो गया, क्या है 9 हो गया, यानी 3 तिया के 9 और 20 तिया के 60, 20/30 दिन में। आंसर हो जाएगा सी। आस्था ने अपनी मासिक आय का 34% मनोरंजन पर, 22% भोजन पर, 18% पढ़ाई पर, 12% कपड़ों पर और बाकी यात्रा पर खर्च किया। मनोरंजन और यात्रा पर खर्च की राशि के बीच का अंतर 3600 है। भोजन पर खर्च की गई राशि बताना है। तो कुल खर्चा जो हो गया क्या है 86%, और यात्रा पर जो खर्चा कितना हो गया, तो 100 माइनस 86 घटा दीजिए, 14% आ गया। अब कह रहा है 34% जो है मनोरंजन पे, उसमें से 14% यात्रा के, दोनों का अंतर जो हो गया 20% का। अब 20% बराबर यहाँ दिया हुआ है कितना, 3600 है, क्या है 3600 दिया हुआ है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो भोजन पे कह रहा है कि भोजन पर खर्च किया कितना 22%, तो 22% बराबर क्या हो जाएगा, तो 3600/20 गुना 22 कर दो, आ जाएगा 3960 रुपया। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी होगा। यदि 6 सदस्यों का औसत आयु 25 वर्ष है और उनमें से एक सदस्य की आयु 40 वर्ष है, बाकी के 5 सदस्यों की औसत आयु जो है क्या होगी। तो शेष 5 सदस्यों का औसत आयु 6 × 20 - 40/5, 80/5 यानी 16 वर्ष हो जाएगा। आंसर हमारा ए होगा। सबसे छोटा मान पहचानना है, इसमें से कौन है। तो 0.7, 7/9 के लिख सकते हैं 0.777, 0.78 का मान जो है ये है, इसका जो है 8/11 के 0.7272। अब कहना है कि सबसे छोटा मान जो है कौन है, हमें पता चल गया है कि हमारा डी है। एक कैफे 3 अलग अलग किस्म के कॉफ़ी बीन्स मिलाता है। पहले किस्म की कीमत 126 रुपये प्रति किलो, दूसरा 135 रुपये प्रति किलो हुए, तीसरी किस्म का मूल्य जो है अज्ञात है। वे इन्हें 1:2 के अनुपात में मिलाते हैं और मिश्रण 153 रुपये प्रति किलो बिकता है। तीसरी किस्म कॉफ़ी बीन्स की कीमत कितनी होगी ये बताना है। यानी मान लिया कि तीसरे की x है, 1 × 126 प्लस 1 × 135 प्लस 2 × x मिलाता है बटा 1 + 2 से भागा देगा, तब आ जाता है 153, क्योंकि 153 का ही ये है। यहाँ से x का मान निकाल लेना है बस। 261 + 2x = 612, x बराबर हो जाएगा 612 - 261/2, 175.5 रुपया प्रति किलोग्राम। बी हमारा आंसर हो जाएगा। कोई व्यापारी किसी वस्तु को जो है अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और क्या करता है, 15 वस्तुएं खरीदने पर 4 वस्तुएं मुफ्त देता है और पूरे लेन देन में 35% लाभ अर्जित करता है। माना कि ग्राहक 15 वस्तुओं के लिए भुगतान करता है तो वह वस्तु के अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। माना कि अंकित मूल्य जो है MP क्या है, वो है 100, SP यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100 × 90%
गुना 15/19 यानी 1350/19। क्रय मूल्य CP बराबर जो हो जाएगा 1350/19 गुना 100/135 क्या है, क्योंकि पूरे लाभ देने पर 35% का लाभ भी तो होता है, तो ये हो जाएगा 135, ये हो जाएगा 1000/19। अंतर क्या हो गया, तो अंतर हो गया 100 माइनस 1000/19 यानी 900/19। अब इस प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो 900/19 गुना 19/1000 क्या है, 1000 गुना 100, आंसर हो जाएगा 90%। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 90%। यहाँ पर क्या है कि अंकित मूल्य 100 रुपया मान लिए हैं, विक्रय मूल्य जो हो गया SP कितना हो गया 100 गुना 90% गुना 15/19। 4 वस्तुएं मुफ्त में मिलता है, टोटल 19 है, कीमत कितना 15 के लगा। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 1350/19 रुपया जितना विक्रय मूल्य है उसका जो 35% लाभ कमा रहा है तो 100/135 कर देंगे, ये हमारा ही हो गया। अंतर हो गया कितना, 100 में से अंतर हो गया हमारा क्रय मूल्य, वही हमारा प्रतिशत निकल जाएगा। यदि x y के व्युत्क्रमानुपाती है और x बराबर 4 होने पर y बराबर 6 है तो y बराबर 32 होने पर x का मान क्या हो जाएगा। x प्रोपोर्शनल टू 1/y, x बराबर k/y, x y बराबर k। समीकरण x बराबर 4 है और y बराबर 6 रखने पर 4 गुना 6 रखने पर k का मान आ जा रहा है, यानी k बराबर 24 आ रहा है। ठीक, अब y बराबर 32 रखिए, x रहने दीजिए, x गुना 32 बराबर y k बराबर 24 है, x बराबर 24/32 कितना हो गया 3/4। आंसर हमारा ये होगा। नेक्स्ट है, जब सबसे छोटी धनात्मक संख्या जो 12, 15 और 20 में से प्रत्येक से भाग देने पर शेषफल 5 बचाती है को 4 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा। अब संख्या है जो है 12, 15 और 20 का LCM निकाल लीजिए, क्या है LCM निकाल लीजिए, ये और +5 उसमें से जोड़ दीजिए तो 60 LCM +5 65, क्योंकि हमेशा में 5 जो है शेष बचा रहा है तो 65 है। अब 4 से भागा देंगे तो 16 × 64 + 1, एक शेष बच जाएगा, C हो जाएगा। यदि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 10,000 की धनराशि पर 2 वर्षों में इतना हो जाती है तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर जो है वो ज्ञात करना है। यानी अगर मूलधन जो है 10,000 है उसको रूट में कर देते हैं तो मिश्रधन जो है जैसे कि 0 है, यानी ये 10 आ गया और ये 11 आ गया, तो यहाँ पर अंतर कितना है 1 का ब्याज। प्रतिशत दर बराबर कितना हो 1/10 गुना 100 यानी 10% का आंसर हमारा ए हो जाएगा। कह रहा है वार्षिक रूप से संयोजित है, 2 वर्षों के लिए हमें निकालना था। दो संख्याओं के CF और LCM क्रमशः 13 और 585 है। यदि एक संख्या 117 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो दूसरी संख्या बराबर फार्मूला क्या होता है, LCM गुना SCF बटा पहली संख्या होता है, पहली संख्या होता है, यानी जो हमारा हो जाएगा 13 गुना 585/117, हल करेंगे 65 आ जाएगा। आंसर हमारा D हो जाएगा, क्या है D होगा। कविता, राकेश और शालिनी ने एक व्यवसाय 5, 8, 15 के अनुपात में निवेश किया। उन्होंने क्रमशः 8 महीने, 7 महीने और 4 महीने के लिए अपनी पूंजी का निवेश किया। उनका लाभ का अनुपात क्या होगा। लाभ बराबर जो फार्मूला होता है वो निवेश और गुना जो है समय होता है, तो लाभ का अनुपात में हो जाएगा 5 गुना 8 अनुपात 8 गुना 7 अनुपात 15 गुना 4, ये हो गया 40 अनुपात 56 अनुपात 60, यानी 10 अनुपात 14 अनुपात 15। आंसर हमारा हो जाएगा बी, क्या है बी हो जाएगा। दो धनात्मक संख्याओं का योगफल जो है वो क्या है 32 है और उनका गुणनफल 112 है, तो उनके बीच धनात्मक अंतर जो है ज्ञात करना है। a माइनस बी बराबर होता है √a + b के होल स्क्वायर माइनस 4ab। बस फार्मूला आ गया, रख दीजिए मान 32 के स्क्वायर माइनस 4 गुना 112, ये हो जाएगा 1024 माइनस 448 √576, यानी जो है वो 24 के बराबर हो जाएगा, डी हो जाएगा। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक क्या होगा, तो अधिकतम आवृत्ति वाला चरम जो है बहुलक होगा। इसमें देखिए 1, 2, 3, 3 जो है वो अधिकतम सबसे ज़्यादा 54 ही दिख रहा है, तो हमारा यही हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि दो संख्याओं का मध्यानुपाती 14 है, तृतीयानुपाती 112 है तो वे संख्याएं जो है
ज्ञात करें। 50 का देखना है, वो संख्या क्या, माना कि दो संख्या कितना है, ए और बी है, मध्यानुपाती जो है 14 है, तो अंडर रूट ए बी बराबर कितना दिया हुआ है, 14 के, सॉरी 14 दिया हुआ है, कितना दिया है, 14 दिया हुआ है। ए बी बराबर कितना हो गया, इन्हें स्क्वायर में चल जाएगा, 96 हो जाएगा, 196। ए बराबर कितना हो जाएगा, 196 बटा बी। मध्यानुपाती तृतीयानुपाती कितना दिया हुआ है, 112 दिया हुआ है, यानी बी स्क्वायर बटा ए बराबर 112 दिया हुआ है। बी स्क्वायर यहाँ पर रहने देते हैं, ए की जगह पर कितना है, 196 बटा बी है बराबर 112 है। अब इसे आगे हल करेंगे, बी ऊपर चला जाएगा, तो बी स्क्वायर गुना बी बराबर 112 गुना 196। सोल्व करिएगा, आंसर आ जाएगा 28। क्या है, 28। अब बी भी निकल गया, ए भी निकल गया, बी भी निकल गया, अब ये निकल जाएगा, ए बराबर कितना हो जाएगा, 196 बटा बी था, यानी 28, यानी 7, यानी हो जाएगा 7 और 28। आंसर हमारा हो जाएगा सी। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग देख लेते हैं। अब रीजनिंग है, पहले शब्दों के जोड़ों के बीच के संबंध के समान संबंध दिखाने वाला विकल्प जो है हमें चुनना है। यहाँ पर देखिए, आर से यू गया है +3 है, आई से एल गया है, ये भी +3 है, एम से पी गया, ये भी +3 है। +3 है तो एस से +3 जाएगा, वो के हो जाएगा, यू से +3 जाएगा, एक्स हो जाएगा, बी से +3 जाएगा, ई हो जाएगा, यानी के एक्स ई हो जाएगा। आंसर हमारा डी हो जाएगा। यदि हैशटैग का अर्थ प्लस है, डॉलर का अर्थ माइनस है, तो बस इसमें रख देना है 87 + 53 गुना 3 माइनस 360 भागा 24, ये हो जाएगा 87 + 159 माइनस 15 हो जाएगा 231। आंसर हमारा ए होगा। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या जो आएगी, तो 2 से 5 गया है, तो 2 गुना 2 + 1 करेंगे तो 5, 5 दूना 10 + 1 करते हैं तो हो जाता है, यानी सबसे दूर, तो 47 गुना 2 आप +1 करना है, तो ये हो जाएगा 95। आंसर हमारा ए होगा। अगर विंड को इतना के रूप में कोड किया जाता है तो स्टॉर्म को किस प्रकार किया जाता है, तो विंड को WIND है, इसको किया गया XKQH में। यहाँ से देखिए W से X गया है, +1 है, ये जो है I से के +2 है, ये +3 है, ये +4 है। तो स्टॉर्म के कर देना है इसी तरह, ST हो जाएगा, T +2 करें UV हो जाएगा, O +3 करेंगे PQR हो जाएगा, अगर R को करते हैं +4 तो V हो जाएगा, फिर M को +5 करते हैं तो R हो जाएगा। आंसर हमारा जो है डी होगा। एक फोटोग्राफ में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए अंजलि ने कहा कि वह मेरी बहन, मेरी बहन है के भाई, इसका भी भाई, के पिता, इसका ही पिता हुआ, का इकलौता बेटा है, यानी इसका भाई है। व्यक्ति अंजलि से कैसा संबंध है, वो भाई हो जाएगा, 55 के डी हो जाएगा, अपने ही भाई के बारे में। नीचे 4 संख्याएं दिए गए जिनमें से 3 एक ही तर्क का पालन करती है, एक भिन्न है, उत्तर को चिन्हित करना है। 144 को 1 + 4 + 4 लिखते हैं तो 9 होता है। 234 को 2 + 3 + 4 लिखेंगे तो भी 9 हो जाएगा। 315 के जो है 3 + 1 + 5 लिखते हैं तो भी 9 हो जाएगा। 428 को लिखते हैं 4 + 2 + 8, 8 2 10 14 हो जा रहा है, यानी इसमें भिन्न आ रहा है, आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में आर्टिकल को इस तरह लिखते हैं, यानी ए का जो है 1 होगा इसका मान, लेकिन यहाँ पर 2 लिखा गया है, 1 बढ़ा के लिखा गया है। आर का मान जो है 18 होता है, यहाँ पर देखिए 19 लिखा गया। टी का मान 20 होता है, 21 होता है, यानी 1 1 बढ़ा के लिखा है। बस रीडर को आर का मान 18 होता है तो 19 हो जाएगा, ई का मान 5 होता है तो 6 हो जाएगा, ए का मान 1 होता है तो 2 हो जाएगा, डी का मान 4 होता है तो 5 हो जाएगा। 19 6 2 5 हमारा जो है इस तरह का आंसर है, 19 6 2 5 6 19 आएगा। आंसर 57 के सी होगा। उस अक्षर समूह को चुनें जो नीचे दी गई सीरीज को प्रश्नवाचक चिन्ह को जगह ले सकता है। अब W से S गया है, W से S है -4 है, S से O गया है -4 है, O से K गया -4 है, K से माइनस गया, यहीं पर G हो जाएगा। अब उसके बाद एक और खोजना है, K से M गया है +2, M से O गया है +2, O से Q गया है +2, और Q से +2 जाएगा तो हमारा हो जाएगा S। आंसर हमारा आ जाएगा C। चलिए खाली अक्षर को भरना है, यहाँ पर देख लीजिए कौन सा हो जाएगा, तो ये भर कर देखिएगा डी हो जाएगा और एक पैटर्न बन जाएगा DBACBD
डी बी ए सी बी डी, डी बी ए सी बी डी वाला पैटर्न बन जाएगा। वह विकल्प ढूंढे जो प्रश्न चिन्ह को रिप्लेस करेगा। 10/8 अनुपात 15/3, यानी 10 से 15 प्लस 5 है, 8 से 3 गया -5 है, 12 से प्लस 5 करेंगे 17, और 10 से जो है -5 करेंगे तो 5 आएगा, यानी 17/5 आंसर हमारा बी होगा। 61 में एक वृत्ताकार मेज पे केंद्र के ओर बैठा हुआ है, कितने 7 लोग बैठा हुआ है। तो पहले 7 लोग को बैठने के जगह बना लीजिए। पहले 4 लोग ये बैठ गया, 6 लोग हो गया, और एक 7 लोग कर देते हैं। के दाएं से गिनने पर के और जे के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठा हुआ है। के दाएं तरफ से गिनने पर के और जे के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठा हुआ है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा जे। अब कह रहा कि एफ के दाएं से गिनने पर एच और एफ के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। एफ के दाएं से गिनने पर, यानी अगर एफ कहीं पे हम देते हैं गिनने पर 3 व्यक्ति बैठे हैं, यहाँ पर अगर एफ देते हैं गिनने एच और एफ हो जाएगा, एच और एफ, यानी एच और एफ, है ना। चलिए उसके बाद कह रहा है कि जे और एफ के ठीक दाएं बैठा है, जे जो है एफ के ठीक दाएं बैठा है, जे एल के ठीक दाएं बैठा है, यानी यहाँ पर हो जाएगा ये, और यहाँ होगा एल होगा। ई के दाएं से चौथे स्थान पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ई हो जाएगा, तो ये आंसर हमारा जो हो जाएगा जी। यदि शब्द ग्लोरीफाई के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया तो कितने अक्षर का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो पहले GLORIFY, इसे अरेंज कर रहे हैं, तो एफ हो जाएगा, जी होगा, आई होगा, एल होगा, ओ होगा, आर होगा, बाई होगा। सिर्फ बाई का परिवर्तन नहीं होता है, आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए ब्लड रिलेशन वाला प्रश्न है। ए प्लस बी का जो अर्थ होता है, ए बी की पुत्री है। तो उसी तरह हमें चलना है पी क्यू आर से, पी प्लस क्यू का जो है करना है। तो पी जो है, पी प्लस क्यू का अर्थ जो है क्या हो जाएगा, पी जो है क्यू का पुत्री है, क्यू का पुत्री है, यानी यहाँ पर जो अगर पी होगा तो इधर जो हो जाएगा क्यू पुत्री होगा। उसके बाद कह रहा है कि क्यू इंटू आर, आर वाला चले, क्यू आर की पत्नी है, क्यू आर की पत्नी है, क्यू जो है वो आर की पत्नी है, ये पॉजिटिव वाला है। उसके बाद आर भागा एस, भागा वाला चलेगा, आर एस का पिता है, आर जो है एस का पिता है, ये हो जाएगा पिता है, ये पुत्री है, ये जो है निश्चित है कि यह बहन होगा। उसके बाद कह रहा है एस माइनस टी, एस माइनस टी, माइनस वाला एस टी का भाई है, एस जो है वो टी का भाई है। प्रोत के आधार पर पी का टी से संबंध बनाना है, पी का टी से, पी का टी से यहाँ से इस तरह संबंध बताना है। ये भाई फिर ये बहन, तो ये भी जो है बहन ही ना होगा, आंसर हमारा जो है डी होगा। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है, एक भिन्न है, भिन्न को बताना है। WMC, यानी W से M गया है -10 है, IM से C गया, ये भी -10 है, R से H गया है -10 है, S से X गया है -10 है, H से X गया है -10 है, R से H गया है -10 है, Q से E गया है -12 है, यहीं पे हमारा भिन्न आ जाता है, अगला चेक करने की जरूरत नहीं है। 7 व्यक्ति जो है एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठा हुआ है, 7 लोग जो है वो उत्तर की ओर बैठा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 और 7 लोग। टी और एम के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठा हुआ है। अगर मान लिया कि हम कहीं पे भी देते हैं टी और एम, तो केवल जो है टी और एम के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठा हुआ है, 2 व्यक्ति बैठा। एन के दाईं ओर केवल एल बैठा हुआ है, एन के दाईं ओर केवल एल बैठा हुआ है, तो हमारा जो है एन के दाईं ओर एल बैठा हुआ है, एल हो जाएगा यहाँ पर दाईं ओर, यहाँ पर निश्चित है कि एन बैठा हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि एम और एन के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, एन और एल के बीच, यहाँ एम है, एक व्यक्ति यहाँ पर कोई बैठा हुआ है, और एम मध्य के बीच में यहाँ पर आ जाएगा क्या है, टी हो जाएगा, हमें मिल रहा है। बी एस के दाईं ओर किसी भी स्थान पे है, बी एस के दाईं ओर किसी स्थान पर, 2 जगह तो यही खाली है, तो बी एस हो गया, एक बच गया यहाँ पर ए बैठा हुआ। ए और एस के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, ए और एस के बीच 2 लोग बैठे हुए, आंसर हमारा जो है 65 के ए हो जाएगा। कथन है कुछ सुपरस्टार जो है अभिनेता है, कुछ सुपरस्टार जो है, सुपर स्टार जो है
क्या है, अभिनेता है, अभिनेता है। कुछ सुपरस्टार जो है लेखक है, क्या है, लेखक है। कुछ अभिनेता निर्माता है, ये जो हो जाएगा वो निर्माता है। निष्कर्ष, कुछ सुपरस्टार निर्माता है, गलत है। कुछ अभिनेता लेखक है, गलत है। आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए 67 वाला प्रश्न जो है आसान होता है, तो सोल्व कर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा डी। 68 की बात करें, इतना को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर इतना में एक निश्चित प्रकार से जो संबंधित है, तो जी से जो है +2 करेंगे तो हमारे पास +2 से नहीं +4 पे आ रहा है, किया आ रहा है, +4 पे किया आ रहा है। टी से जो है आर गया है, टी से आर है तो -2 पे है। बी से एफ गया है तो यह है +4 है। के से आई गया है तो ये -2 है, यानी +4 -2 +4 -2 का सीरीज चल रहा है। तो हमें निकालना ई, क्या है, ई के भी ओ को, ई से क्या पहले क्या करना है, +4 करना है तो आई हो जाएगा। के से जो है -2 करना है तो आई होगा। पी से +4 करना है तो जेड है। ओ से -2 करना है तो एम है। IIZM, आंसर हमारा सी हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर जो है क्या होगा, ये हमें देखना है। यहाँ पर जो है H से के गया है +3 +3 +3, अब +3 करेंगे तो टी आएगा। हमारा टी जो है 2 गुण, तो ये दोनों तो छट गया। चलिए अगला लास्ट वाला देख, बी से ई गया है, बी से ई +3, ई से एच गया +3, ई से के गया है, अच्छा एच से के गया +3 और के से +3 जाएगा, एन आएगा। तो टी और एन को हमें देखना है, आंसर हमारा बी हो जाएगा। 70 नंबर भी प्रश्न आसान है, आंसर हमारा हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। चलिए PQRSTU में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुक्र से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाली एक सप्ताह में अलग अलग दिन में है। एस की परीक्षा मंगलवार के है, एस का जो है वो मंगलवार का है। ये ऊपर जो है सोमवार कर देते हैं, नीचे जो है बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और ये रविवार, क्या है, रविवार। अब उसके बाद कह रहा है कि एस और पी के बीच केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षा, यानी शुक्रवार को जो हमारा निश्चित है कि पी का होगा, है ना। टी की परीक्षा यू से ठीक पहले है, टी का परीक्षा, यानी 2 दिन इधर भी खाली इधर भी है। चलिए छोड़ दीजिए, पहले है आर की परीक्षा क्यू के ठीक बाद है। आर की परीक्षा जो है वो क्या है, क्यू के ठीक बाद है। आर की परीक्षा क्यू के ठीक बाद है। चलिए आर की परीक्षा क्यू के ठीक बाद, आर क्यू हो जाएगा। और यहाँ पर है टी की परीक्षा यू से ठीक पहले है, यू से ठीक पहले, तो ये दोनों भी एक जगह आएगा, ये इस तरह आएगा। यू और क्यू के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है, यू और क्यू का, यानी हमारे पास जो होगा क्यू यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा, यू यहाँ पर हो जाएगा और टी यहाँ पर हो जाएगा। हमारे पास एक आ गया ना कि जो है यू और क्यू के बीच में एक आदमी का है, यू और क्यू के बीच केवल एक व्यक्ति का। अब कह रहा है क्यू के बाद कितने व्यक्तियों को परीक्षा है, क्यू के बाद जो है एक व्यक्ति का है, आंसर हमारा 71 के बी हो जाएगा। चलिए 72 नंबर है, देखना है कि किस तरह अरेंज करना है, समांतर के अनुसरण जो है करके बनाना है। यहाँ पर देखिए WASH से लिखा गया है SHWA, SHWA किस तरह, H को यहाँ ले गया है, A को यहाँ ले गया है, S को यहाँ रखा है, W को यहाँ रखा है, इस तरह के पैटर्न पे बनाया है। फिर उसके बाद जो है वो क्या लिखा है WSAH, उसके बाद पैटर्न बना है H यहाँ, S यहाँ, W यहाँ, A यहाँ। तो इसी तरह हमें पैटर्न जो है इसमें बनाएंगे कि कौन सा इन दोनों के पैटर्न के अनुसार इनमें कौन है। तो ऑप्शन हमारा जो है वो डी आ जाएगा। क्या है डी में, आप देखिए OILSSLOI, क्योंकि देखिए एस का पैटर्न है ना, ये नीचे यहाँ पर ये पैटर्न गया, ये गया। अब डब्लू का जो है ओ का पैटर्न जो है कहाँ पर गया, ओ का पैटर्न वहाँ पर गया, जो ये डब्लू का तीसरा में जा रहा है, ए का पैटर्न जो है लास्ट में जा रहा है, एल का इससे जा रहा है। इस तरह पैटर्न सेम मिलेगा, उसी के अनुसार डी हो जाएगा। कथन है कि रिपोर्टों में संकेत मिलता है कि अत्यधिक मछली पकड़ने और औद्योगिक प्रदूषण के कारण बाई नदी में मछलियों की संख्या में तेजी से गिरावट आई है। बाई नदी में मछली पकड़ने को कम से कम 6 महीने तक विनियमित किया जाना चाहिए।
उद्योगों को बाई नदी में अपशिष्ट छोड़ने से पहले उसका उपचार करने का आदेश दिया जाना चाहिए। सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो डी है। 1 और 2 दोनों जो है अनुसरण करता है। चलिए अगला जो है डायरेक्शन वाला प्रश्न है, काफ़ी वो भी इजी होता है, अब कर लीजिएगा। आंसर हमारा 74 के डी हो जाएगा। चलिए 75 का रहा, ऐसे कितने जो है मंत्री हैं जो मैनेजर है? मैनेजर तो है, मैंने 8 लोग जो है मैनेजर हैं, लेकिन इंजीनियर नहीं है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा यही 8 है, डी होगा। कथन है कुछ कैलकुलेटर जो है पत्थर है। अगर मान लिया कि कैलकुलेटर है तो कुछ कैलकुलेटर क्या हो जाएगा? पत्थर है। ये हो जाएगा पत्थर है, ये कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर है। उसके बाद सभी कैलकुलेटर पेन है। सभी कैलकुलेटर क्या है? ये पेन है। सभी कैलकुलेटर जो है ये पेन है। उसके बाद कह रहा कोई भी कैलकुलेटर ऑक्टोपस नहीं है। तो ऑक्टोपस वाला जो है सीधे बाहर कर देते हैं, क्या है? ऑक्टोपस नहीं है। कोई भी ऑक्टोपस पत्थर नहीं है, गलत है। कुछ पेन ऑक्टोपस है, ये भी गलत है। आंसर हमारा जो है सी, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही जो है 2 अनुसरण करता है। अब कह रहा कोई भी ऑक्टोपस पत्थर नहीं है। यहाँ पर जो है इन दोनों के बारे में संबंध दिया ही नहीं है कि है या नहीं है, तो इसे गलत मान के चले हैं। कुछ पेन ऑक्टोपस है, ये भी नहीं है, तो आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। निम्नलिखित अक्षर समूह संख्या प्रतीक श्रृंखला को दिया गया प्रश्न का उत्तर है। उसमें से सभी प्रतीकों की श्रृंखला से हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन दाएं से 7वां होगा? जब हमें प्रतीकों को हटा देंगे तो हमारे पास बचेगा T1 9Z7AM SID7। तो दाएं से 7वां पद 7 होगा। आंसर हमारा सी हो जाएगा। कथन ये पे देखना है, तो यहाँ पर जो है निष्कर्ष 1 में देखते हैं, R ग्रेटर देन P बिल्कुल हो जाएगा, F लेस देन B ये नहीं होगा। आंसर हमारा जो है बी होगा। केवल निष्कर्ष 1 सही है। 8:45 घड़ी की दोनों सुइयां घंटे वाली और मिनट वाली सुई के बीच बना कोण कितना हो जाएगा? फार्मूला है 30H - 11/2M कर देना है, यानी 30 × 8 - 11/2 × 45। ये हो जाएगा 240 - 247.5 यानी -7.5, यानी 7.5 = 60 डिग्री। आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। उत्तर दिशा कर मुख होकर बैठे व्यक्तियों की एक पंक्ति में हैरी दाएं छोर से 8वें स्थान पर बैठा है, बेन दाएं छोर से 19वें स्थान पर बैठा है। हैरी और लोइन के ठीक बीच में बेन बैठा है। यदि लोइन पंक्ति के बाएं छोर से 7वें स्थान पर बैठा है तो पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? तो हैरी का स्थान दाएं छोर से 8वां, बेन का स्थान दाएं छोर से 19वां, लोइन का स्थान बाएं छोर से 7वां। तो बेन और हैरी के मध्य 19 - 8 = 11 लोग। तो बेन को बाएं छोर के स्थान 7 + 11 18। पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या कितना होगा? 19 + 18 - 1 यानी 37 - 1 36। आंसर हमारा ए हो जाएगा। अब जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर देखते हैं। 6 मई 2026 को भारतीय रिजर्व बैंक ने CBDC के किस नए उपयोग की अनुमति दी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑफलाइन खुदरा भुगतान के, ऑफलाइन रिटेल पेमेंट्स के लिए। आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। इस नई सुविधा का सबसे बड़ा लाभ यह है कि डिजिटल रुपया भेजने और प्राप्त करने के लिए इंटरनेट या टेलीकॉम नेटवर्क की अनिवार्यता समाप्त हो गई है। मई 2026 में नीति आयोग द्वारा जारी बियॉन्ड 2026 ए रोड मैप फॉर रेजिलिएंट एग्रीकल्चर विजन डॉक्यूमेंट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जलवायु अनुकूल फसलों को बढ़ावा देना, कृषि में नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करना। भारत सरकार ने बीमा क्षेत्र में ऑटोमेटिक रूट के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है 100%। क्या है? 100% कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के परिणामों के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सत्य है? तो 1972 के बाद पहली बार केंद्र और राज्य में एक ही दल की सरकार बनने जा रही है, वो भी बीजेपी के। आंसर बी हो जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जो है गोवा में आयोजित होने वाले 57वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के महोत्सव निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये आशुतोष गोब्रिकर को नियुक्त किया गया। क्या है? आशुतोष गोब्रिकर को नियुक्त किया गया है। अभ्यास सीनबैक सेकंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। यह भारत और कंबोडिया के बीच आयोजित सही है। इसका दूसरा संस्करण मई 2026 में कंबोडिया के कंपोंग स्पेउ प्रांत में शुरू हुआ, सही है। तो आंसर हमारा 1 और 2 दोनों जो है सही है। 1 मई 2026 को भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किस राज्य की न्यायपालिका को देश की पहली पूर्णतः कागज रहित राज्य न्यायपालिका घोषित किया गया है? और ये घोषित किया गया है सिक्किम को। क्या है? सिक्किम को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश शीर्ष स्थान पे है?
और इसका सही आंसर हो जाएगा 88 के ए, नॉर्वे है। क्या है? नॉर्वे ने लगातार 10वें वर्ष क्या है 10वें वर्ष जो है पहला स्थान बरकरार रखा है। आपदाओं और आपातकालीन स्थितियों के दौरान नागरिकों को तत्काल चेतावनी देने के लिए स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम को किस संस्थान ने विकसित किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी डॉट ने। 1 मई 2026 को किसे भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो है अनुग्रह नारायण दास को जो है नियुक्त किया गया है। भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा देश के पश्चिमी घाट और प्रायद्वीपीय क्षेत्र में जंपिंग स्पाइडर, कूदने वाली मकड़ी की 2 नई प्रजातियों की खोज की गई। बताएं किस नई प्रजातियों का नाम जो है क्या है? तो वो है बी और सी, मोग्रस शुष्का और मोग्रस पुणे। बी और सी आंसर हो जाएगा 91 के डी हो जाएगा। अप्रैल 2026 में केंद्र सरकार ने नीति आयोग के नए पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति की। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही है? तो वो है डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम और डॉक्टर जोराम अनिया। 29 अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे किस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 93 के सी, गंगा एक्सप्रेसवे। 27 अप्रैल 2026 को उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिलों के गठन की अधिसूचना को मंजूरी दी है? तो आंसर हो जाएगा 5। इस भारतीय वनस्पति शोधकर्ताओं को आक्रामक पौधों की पहचान के लिए एआई आधारित मोबाइल ऐप विकसित करने हेतु WWF राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 प्रदान किया गया है। और इसका आंसर हो जाएगा एन अलीम यूसुफ को। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त फर्स्ट। पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वादन से रहा है? आंसर हो जाएगा सितार से। क्या है? सितार से रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को जो है मनाया जाता है। उसके बाद अगले प्रश्न पे आते हैं कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो ये 30 वर्ष होनी चाहिए। क्या है? 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा का गठन जो है अनुच्छेद 80 के अंतर्गत किया गया है। राज्यसभा का गठन कब किया गया है? 3 अप्रैल। क्या है? 3 अप्रैल 1952 को। वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? तो ये है हॉकी से। क्या है? हॉकी से है। चलिए, ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 1। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।